फादर टू सन पोयम, पोएट तो इनकी एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं। तो एलिजाबेथ जेनिंग्स ने जो खुद देखा, एक्सपीरियंस किया, फील किया, वो लिख रही हैं। और बेटा वैसे आपसे पूछेंगे तो आप बहुत क्लियरली लिखना, फादर टू सन इज एन यूनिवर्सल पोयम, एक यूनिवर्सल पोयम है ये पोयम बेटा। जो वैसे तो उसका खुद का एक्सपीरियंस है, जो वो देखा, उसने महसूस किया, पर वैसे ये यूनिवर्सल है। तो क्या है थीम इसकी? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम फादर टू सन? तो बेटा इसकी सबसे पहली थीम ये है, फादर टू सन पोयम में जनरेशन गैप की बात हुई। हम जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं इस पोयम में। और बेटा जब जनरेशन गैप होता है तो हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं, और साथ ही साथ ये बेटा चेंजिंग लाइफ स्टाइल हो जाता है, चेंजिंग वैल्यूज हो जाती हैं, वो चीजें बदल जाती हैं समय के साथ। तो जो पेरेंट है, वो पेरेंट चाहता है कि बड़ा प्यारा सा रिलेशनशिप रहे चाइल्ड के साथ, पर वो प्यारा सा रिलेशनशिप जो है वो नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि जनरेशन गैप है, और जनरेशन गैप के साथ बेटा जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई। अब इसके बाद आयरॉनी ये होती है कि वो इतना प्यार चाहते हुए, इतना प्यार करते हुए भी बच्चे के साथ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है पेरेंट, और उसको समझ नहीं आता कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा है। तो बेटा ये इसकी थीम है इस पोयम की, जनरेशन गैप एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड वैल्यू सिस्टम। ये सब हमारा चेंज होता जा रहा है। अब हुआ क्या? तो पोयम में आप देखोगे बेटा, जो बहुत क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है पूरी अर्थ पे, अगर कोई क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है तो वो पेरेंट और चाइल्ड का होता है। जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है वो पेरेंट और चाइल्ड का है। और बेटा आयरॉनी ये है, अपोजिट ये हो रहा है कि उनका ये रिश्ता ऐसा हो गया है जैसे कि स्ट्रेंजर्स का रिश्ता होता है, एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप। They are living in the same house, but they are living like strangers, क्योंकि एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। अब बेटा हम आगे जाएंगे तो हम पोयम में बताएंगे कि जो पोयम का फादर है, वो फादर बेटा उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उसके और उसके बेटे के बीच में एक चाज्म आ गया है, गैप आ गया है, और ये गैप बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके आइडियाज शेप होते हैं, उसकी पर्सनालिटी शेप होती है, उसका व्यू पॉइंट बनता है, और वो फादर के व्यू पॉइंट से, पेरेंट के व्यू पॉइंट से बहुत अलग है। और बेटा कोशिश करता है फादर कि ये व्यू पॉइंट उसको समझ में आए, पर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, बात ही नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी बात नहीं कर पा रहे हैं। और बेटा इसलिए बहुत 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 याद रखना, ये पोयम यूनिवर्सल है। ये पोयम में यूनिवर्सल टॉपिक आया है। ये पोयम बेटा बिल्कुल ये मत सोचना कि ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है? एक बार पोएम करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसकी राइम स्कीम पे बात करेंगे। अभी नोट्स निकालो और नोट्स का फर्स्ट पेज निकालो, और फर्स्ट पेज पे आप देखोगे बहुत सारी चीजें तो मैंने ही इंपॉर्टेंट मार्क करी हुई है, अंडरलाइन करी हुई है, तो तुम उसको खुद खास में याद कर लेना। नोट्स में से बेटा पहले मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद फिर उसमें से पढ़ूंगी बुक में से। द पोयम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम ऑफ एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, मतलब उसका अपना एक्सपीरियंस है। दिस डील्स विद द थीम ऑफ डिटोरिएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स।
तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप डिटोरिएट हो रहा है। और डिटोरिएट क्या हो रहा है? ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट का मतलब बेटा एज द रीजन ऑफ। रीजन क्या है? चेंजिंग वैल्यूज और लाइफ स्टाइल, फॉल्टी अपब्रिंगिंग, थोड़ा बड़ा करने में भी गलती हुई है, और जनरेशन गैप। इतने पे भी ना आओ तो तुम जनरेशन गैप तो जरूर ध्यान रखना। One of the closest of relationships is that of father and son, but here it is chilling silence. पर बेटा यहाँ पर जो दोनों के बीच में रिश्ता है उसमें साइलेंस है। They are not communicating, बात ही नहीं कर रहे हैं। और बेटा चिलिंग का मतलब लिखिएगा विदाउट एनी फीलिंग्स। चुप रहना कोई बुरी बात नहीं है, मैं और तुम साथ में बैठे हुए हैं, मैं भी नहीं बोल रही, तुम भी नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, इट इज वेरी गुड। पर चिलिंग साइलेंस का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फीलिंग ड्यूरिंग द साइलेंस। इट इज बिकमिंग एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप। एस्ट्रेंज्ड का मतलब द रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेंजर्स। सो दे आर इन वन ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स ऑन द अर्थ and still they are living like strangers. That is the point to be discussed. The father laments. Laments का मतलब the father cries as the chasm. Chasm का मतलब लिखो बेटा gap between them widened. वो गैप बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा ही बेटा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा इसलिए क्योंकि the personality of the child is shaping up. द चाइल्ड की बेटा अपने व्यू पॉइंट्स हो रहे हैं, अपने आइडियाज हैं, अपने नोशंस हैं, उसके अपने टेस्ट और डिसलाइक्स हैं। तो बेटा इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है गैप बढ़ता जा रहा है। नाउ द फादर laments as the chasm between them widened over the years, therefore wants to give a healing touch to it. और बेटा वो अपने रिश्ते को हीलिंग टच देना चाहता है, रिपेयर करना चाहता है रिश्ते को। Although the poem has exclusive personal experience, yet it can be between any father and son. ये किसी भी पेरेंट और चाइल्ड की कहानी हो सकती है। It means this poem has a universal appeal. अंडरलाइन कर लो, तो यूनिवर्सल अपील है इस पोएम। ठीक है, अब बेटा बुक निकालेंगे, बुक में से पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में नोट्स में से पढ़ेंगे, और दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही पढ़ूंगी। पहले बेटा आ जाओ फर्स्ट स्टैंजा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। तो फादर कह रहा है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। ये जो दिस चाइल्ड वर्ड है बेटा, इस दिस चाइल्ड का मतलब ही है द फादर इज इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड विद द चाइल्ड। कैसे बोलती है माँ? जब प्यार आ रहा होता है तो मेरा बच्चा, और जब गुस्सा आ रहा होता है तो ये तो बच्चा, बस उस दिन मेरा बच्चा नहीं होता, ये बच्चा हो जाता है। तो दिस चाइल्ड का मतलब हो गया द इरिटेशन, द फ्रस्ट्रेशन जो बेटा फादर के मन में है इस समय। तो माय चाइल्ड नहीं कह रहा, उसको कह रहा है दिस चाइल्ड, ये लड़का। हाँ, तो वो ऐसे कह रहा है। Though we have lived together now in the same house for years, और हम इतने सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। आयरॉनी देखो बेटा जरा। Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him. I know nothing of him का मतलब हो गया बेटा हमें कुछ भी उसके व्यूज के बारे में नहीं पता, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में नहीं पता। इसका मतलब देयर इज नो कम्युनिकेशन। So try to build up a relationship. So try to build up a relationship का मतलब अभी आपने पढ़ा, the father is trying to give a healing touch to the relationship. He wants to repair the relationship. He wants to make the relationship amicable. और बेटा ये जो रिलेशनशिप है ये एमिकेबल बनाना चाह रहा है, फ्रेंडली बनाना चाह रहा है फादर। From how he was when small. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है that when the child was a small baby, then the relationship was so strong, so beautiful.
सो द फादर वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड उस जमाने में इतना प्यारा रिलेशनशिप कैसे था, तो वो याद कर रहा है और अब अपने रिश्ते को सुधारना चाह रहा है। अब बेटा नेक्स्ट में लिखा है, yet have I killed the seed I spent or sown it। सबसे पहले बेटा yet have I killed, यहाँ पे बेटा लिखो the father is in doubt। वो फादर खुद शक है उसको, तो फादर जो है बेटा डाउट में है, कहता है यत का मतलब स्टिल, क्या मैं ही हूं? हैव आई किल्ड द सीड, बेटा मेटाफॉर यूज हुआ है। मेटाफॉर का मतलब है सीड, बीज की बात हो रही है, और बीज की बात हो नहीं रही है, कंपैरिजन हो रहा है चाइल्ड का बीज के साथ। क्या मैं ही हूं जिसने इस रिश्ते को खराब किया है? क्या मैं ही हूं जिसने इस बच्चे के रिश्ते को खराब कर दिया है? तो सीड रेफर्स टू द चाइल्ड, द रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, मेटाफॉर यूज हुआ है बेटा। तो द फादर इज इन डाउट, क्या मैं ही जिम्मेदार हूं उसके लिए? I spent or sown it where the land is his and none of mine, question mark। बेटा where the land is his and none of mine, और क्या मेरी गलती है कि ये रिलेशनशिप डिटोरिएट हो गया? और जो रिलेशनशिप है वो बेटा ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। जहां उसकी जमीन है, उसके आइडियाज हैं, उसके व्यू पॉइंट्स हैं, और मेरी जमीन इधर है, तो वो चैस्म आ गया है, वो गैप आ गया है। क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए? और वो उस रिश्ते को ठीक भी करना चाह रहा है और रिश्ते को ठीक करने के लिए करना क्या चाह रहा है? वो याद कर रहा है बच्चा छोटा था तब कैसे अच्छा रिश्ता था। नाउ वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, सिमिली यूज हुई है बेटा, और कह रहा है कि हम ऐसे बात करते हैं जैसे कि स्ट्रेंजर्स बात करते हो। अब बेटा वो चाहता है कि बच्चे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो जाए, और वो चाह भी रहा है कि बच्चे के माइंड को रीड कर पाए। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। बेटा अंडरस्टैंडिंग इन द एयर का मतलब लिख लो यहाँ पे, देयर इज नो रैपर, RAPPORT, there is no rapport, there is no understanding between the two। Beta, neither of them is able to understand the viewpoint। This is what we call generation gap। और ये वाली जो लाइन है ना, have I killed the seed I spent or sown, इसमें बेटा आप लिखोगे faulty upbringing। वो सोच रहा है शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई। बेटा the seed I spent or sown, S रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन भी यूज हुआ है इसमें, मेटाफॉर तो है ही है। There is no sign of understanding in the air। तो बेटा बहुत ही इंडिफरेंट एटमॉस्फेयर है, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर जो है। This child is built to my design। बेटा my design का मतलब लिखो my features, my genes, my atmosphere। ये देखने में मेरे जैसा है, इसे मेरे जीन्स मिले हैं, ये मेरे ही एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ है। Yet what he loves I cannot share। यट का मतलब देखो बार बार बेटा यट 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 वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट। और उसके बावजूद मुझे आज इसकी लाइक्स और डिसलाइक समझ नहीं आ रही। इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप, they are not compatible with each other, they are not agreeing with each other, that is the main thing। Silence surrounds us, और हमारे चारों तरफ एक साइलेंस है। कैसा साइलेंस? चिलिंग साइलेंस, अनकंफर्टेबल साइलेंस। ये कोई बेटा पॉजिटिव साइलेंस नहीं है। साइलेंस सराउंड्स अस में एलिटरेशन यूज हो रहा है। आई वुड हैव का मतलब होता है आई विश, मैं चाहता हूं, हिम प्रोडिगल। अब प्रोडिगल के आगे पहले तो पोएटिक डिवाइस लिखो, एल्यूजन यूज हुआ है, ALLUSION। एल्यूजन का मतलब होता है बेटा हम किसी और बुक का रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे।
तो प्रोडिगल जो कहानी है वो कहानी बेटा आप अंडरलाइन करके लिखो, बाइबल की स्टोरी का रेफरेंस दिया जा रहा है यहाँ, बाइबल की स्टोरी का, इसलिए हमने बोला यहाँ पर एल्यूशन यूज हुआ है। बाइबल की कहानी क्या थी? बाइबल की कहानी में प्रोडिगल एक ऐसा लड़का था, प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल, केयरलेस, बहुत पैसे खर्च करने वाला लड़का, और उसने अपने पापा से लड़ाई कर ली और पापा से कहा मुझे मेरा शेयर दे दो और मैं जा रहा हूं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के। और बेटा वो जो है अपना शेयर लेके पापा से और चला गया, और बाहर गया और दुनिया के लोगों ने उसे धोखा दिया, उसका सारा पैसा वैसा लूट लिया। और बेटा वो लौट के आता है और फिर वो फटे हाल में आया है, भूखा प्यासा आया है, और उसके फादर उसको गले लगा लेते हैं। फादर ये नहीं बोलते तू तो मुझसे लड़के गया था, मैं तुझे घर में नहीं रखूं। तो ये प्रोडिगल प्रोडिगल की कहानी है, वो वेस्टफुल लड़की की कहानी है जो बाइबल में सुनाई गई। तो फादर कहता है कि मैं चाहता हूँ चाहे ये कितना भी रास्ता भटक जाए पर ये लौट के मेरे पास आ जाए जैसे वो प्रोडिगल आया। I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, और वही घर हमारा दोबारा बन जाए। तो होम ही न्यू का मतलब द सीरीन एटमॉस्फेयर ऑफ द होम। बेटा होम का होम ही न्यू का मतलब द एमिएबल रिलेशनशिप फिर से हमारे बीच में वैसी ही हो जाए। आगे कहता है बेटा रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, father is lamenting, he does not want his son to go out, he does not want कि उसका son अकेला अपनी दुनिया में चला जाए। I would forgive him too also, मैं भी उसे माफ कर दूंगा, उसकी जितनी गलतियां हैं सब माफ कर दूंगा। Shaping from sorrow a new love, और बेटा यहाँ पे लिखो ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी इन द पोएम। शेपिंग फ्रॉम सॉरो का मतलब बेटा कोई बात नहीं, अगर इस दुख भरे एटमॉस्फेयर से, इस दुख भरे इवेंट से एक नई उम्मीद, एक नया हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है तो ये दुख भरा एटमॉस्फेयर भी ठीक है। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और बेटा यहाँ इसी दुख वाले पॉइंट से मैं एक नया लव, एक नया रिश्ता बनाना चाहता हूँ उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग हो। और बेटा लास्ट लाइन पे आ जाओ तो लास्ट में वो कह रहे हैं फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आयरॉनी भी है, इसमें सिंबोलिज्म भी है। फादर एंड सन है हम, हमें रहना चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए, ऑन द सेम ग्लोब, ग्लोब का मतलब बेटा लिखो द फीलिंग्स, एंड द सेम लैंड का मतलब लिखो द सेम होम। और आयरॉनी है बेटा जब हम एक ही घर में रहते हैं हमारी फीलिंग्स और इमोशंस एक जैसे नहीं है, तो वो चाहता है कि हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स भी वैसी ही हो जैसे हम एक साथ एक घर में रहते हैं, हार्मनी होनी चाहिए। ही स्पीक्स, और ऐसा नहीं है बेटा द चाइल्ड डज नॉट वांट टू मेक अ गुड रिलेशनशिप विद द फादर, बेटा भी कोशिश करता है, बच्चा भी कोशिश करता है कि पेरेंट के साथ अच्छा रिश्ता बन जाए। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, पर क्या करें गैप इतना है दोनों के बीच में, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, अंडरलाइन करो, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, व्हेन देयर इज पेन, व्हेन देयर इज सैडनेस, इतनी उदासी है कि बच्चे से बात नहीं हो पा रही, बच्चे से रिश्ता अच्छा नहीं है, तो व्हाई एंगर इज देयर, एंगर इज बिकॉज ऑफ द हेल्पलेसनेस। So the father is helpless, he wants to make the relationship cordial, amiable, but the relationship is not shaping up, and that is why the father is getting angry, he is helpless, he is in pain, and from his pain बेटा जब हम हेल्पलेस हो जाते हैं हमें जो है वो गुस्सा भी आ जाता है। We each put out an empty hand, empty hand का मतलब no use, in vain, सब कुछ बेकार जा रहा है, कोशिश भी कर रहे हैं पर वो कोशिश हो नहीं पा रही। लॉन्गिंग का मतलब एक्सट्रीम डिजायर फॉर समथिंग टू फॉरगिव,
और बेटा वी वांट टू फॉरगिव, मैं उसे माफ कर देना चाहता हूँ, वो भी शायद मेरी बात को माफ कर देना चाहे, बट utter failure, complete failure, there is no hope left, although we are trying enough and enough again and again. What is the reason behind this? The reason is one, the generation gap. Second reason is changing values. That is the reason. So we do not understand each other's viewpoint. That is the reason. और नोट्स में से मैं पढ़ूं उससे पहले बेटा जरा इसकी एक बार राइम स्कीम की बात कर लो. फर्स्ट स्टैंजा आई डू नॉट अंडरस्टैंड से लेके फर्स्ट स्टैंजा का मतलब बेटा 1 2 3 4 5 6 जहां स्मॉल लिखा है वहां तक. तो हम पढ़ रहे हैं बेटा, राइम स्कीम निकाल रहे हैं फर्स्ट लाइन से लेके ही वॉज व्हेन स्मॉल तक की राइम स्कीम. चाइल्ड के आगे हमने लिखा ए, नाउ बी, नो बी, बिल्ड बेटा फिर से ए, हाउ फिर से बी, और स्मॉल बेटा आ गया सी. ए बी बी ए बी सी, ये इसकी बेटा राइम स्कीम हो गई फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में आओ, द सीड से लेकर के आई कैन नॉट शेयर, इसकी राइम स्कीम निकालते हैं. द सीड, ये बेटा वेयर दिया हुआ है, सेकेंड स्टैंजा फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड, वेयर के आगे आपने लिखा ए, माइन के आगे आपने लिखा बी, साइन के आगे भी बी, एयर भी बेटा ए के जैसा हो गया, वेयर के जैसा, डिजाइन इज बी, और शेयर बेटा फिर से आपने लिखा तो शेयर हमारा हो गया बेटा फिर से ए. तो ए बी बी ए बी ए, इस तरीके से बेटा हमारी राइम स्कीम आ रही है. थर्ड स्टैंजा की भी निकाल लो. वुड हैव इज ए, रिटर्निंग टू इज बी, न्यू बेटा सी हो गया, मूव इज लाइक हैव, मूव बेटा वो भी नहीं है उसके जैसा, हैव के जैसा, ये डी हो गया. टू बी और लव जो है वो मूव के जैसा हो गया डी. ए बी सी डी और बेटा फिर हमने लिखा बी ए. तो राइम स्कीम एकदम एक जैसी नहीं है क्योंकि रिलेशनशिप ही हार्मोनियस नहीं है, तो राइम स्कीम कैसे हार्मनी में होगी. ये बेटा इसका पूरा जो मैसेज था वो है. अब एक मिनट रुको, बुक तुम्हारे हाथ में है ही, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं. अभी हम ऐसा करते हैं, मैं बेटा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ पोएम के, एनसीईआरटी के पीछे के, और फिर मैं नोट्स पढ़ूंगी तो तुम खुद समझ जाओगे कि पूरा एक्सप्लेनेशन बेटा जो है उसमें सारे आंसर्स हमारे कवर हैं. Does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? Universal poem है, it can be between any father and son. Second question देखो बेटा, how is the father's helplessness brought out in the poem? Brought out का मतलब show, तो हेल्पलेसनेस कैसे दिखाई दे रही है वो इस लास्ट स्टैंजा में आपको आराम से लिख दोगे बेटा. दोनों ट्राई कर रहे हैं पर बिल्कुल जो है वो समझ नहीं पा रहा वो व्यू पॉइंट फादर. Identify the phrases and lines that indicate the distance between father and son. और बेटा last, does the poem have a consistent rhyme scheme? No, the poem does not have a consistent rhyme scheme because the relationship is not harmonious between father and son. Therefore, the rhyme scheme is not consistent. ठीक है, तो बेटा अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलेंगे. नोट्स तुम्हारे पास है ही, वो निकालो और जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं. The opening line reveals the helplessness and irritation of father. It is an irony that father and son live in the same house. First page पढ़ रही हूँ notes का last paragraph. But they do not have rapport. Rapport का मतलब बेटा understanding. They do not appear familiar with each other. जान पहचान भी नहीं लगती, अजनबियों की तरह रह रहे हैं. But strangers. Still father has the hope of rebuilding the relationship that had existed earlier. जैसा बचपन में था वो वाला रिश्ता. The son has cold. Cold का मतलब without any feelings and indifferent behavior. Indifferent मतलब no interest. There is hardly any communication between the two. This unpredictability. Unpredictable पता नहीं है सामने वाला क्या जवाब देने वाला है. This unpredictably forces him to call his own child this child. तो बेटा आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे this child क्यों लिखा है, आप लिखोगे because there is unpredictability.
of the child's behavior. The child's behavior is cold and indifferent. This child का मतलब the father is irritated with the child. That is why this child, my child नहीं बोला, my child का मतलब full of love. This unpredictability forces him to call his own child this child. Father is recalling. Father याद कर रहा है बेटा. क्या याद कर रहा है? The yester years. वो पुराना time and amicable relationship. Beta, amicable, amiable, friendly, loving relationship which was between two of them when son was a small child. He has a burning desire to improve the strained relationship. ये tensed relationship को बेटा वो ठीक करना चाहता है. Therefore he recollects. Recollects का मतलब he remembers his childhood memories and behavior so that he could have a better psychological insight and understanding of the boy's behavior. Psychological insight inside his mind, he wants to see what is going inside the mind of the child so that मैं बिल्कुल अच्छा वाला relationship उससे develop करूं. Second paragraph, there is an air of indifference. एयर ऑफ इंडिफरेंस का मतलब लिखो एटमॉस्फेयर ऑफ नो इंटरेस्ट. घर के एटमॉस्फेयर में कोई बेटा एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है. घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर है, टेंस्ड एटमॉस्फेयर है बिटवीन द फादर एंड द सन. समटाइम्स फादर वंडर्स वेदर it is he himself who is responsible for the failure of relationship. उसको समझ नहीं आ रहा, वो कह रहा है क्या मेरा ही गलती है कि बच्चा ऐसा हो गया है. बेटा इन फीचर्स एंड बिल्डअप, देखने में डिजाइन वर्ड था ना, उसका मतलब मैंने लिखवाया था. डिजाइन का मतलब मेरे जीन्स हैं, मेरी शक्ल सूरत में नहीं है. इन फीचर्स एंड बिल्डअप द चाइल्ड हैज ग्रोन एग्जैक्टली एज द फादर हैड विश्ड हिम टू बी. But the things that the son loves and likes can't be shared by the father. पर father को वो सारी चीजें समझ नहीं आती. He had nurtured the child. Child को बेटा seed, relationship between with the child, उसको हमने seed बोला है. तो seed को हम क्या करते हैं? Nurture, grow करते हैं. तो वही वाली लाइन यहाँ लिखी है. He had grown the child on love and understanding. But his son has turned out to be spoiled. All his pains that he took up in bringing up the child have gone waste. The son has inherited his father's gene. Father के genes तो आए हैं. He has been brought up on the lines the father wanted him to. और बड़ा भी father ने वैसा ही किया है. The father wanted him as the perfect son and had great plans for a wonderful life for the son. But both of them have communication gap. This incompatibility forces them not to be eye to eye with each other. अब बेटा दोनों एक दूसरे के सामने ही नहीं आते. क्यों नहीं आते? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी है, बात करने का कॉमन टॉपिक ही नहीं है. And hence father cannot understand the point of view of his own son. और बेटा उसको ही वो समझ नहीं पा रहा है. आगे वाली लाइन में आ जाओ. The serene atmosphere. What is the meaning of air of indifference? हाँ लिखो बेटा, air of indifference का मतलब लिखो atmosphere of disinterest. Atmosphere of disinterest मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एक दूसरे में. आप क्या कर रहे हो आप जानो, हम क्या कर रहे हैं हम जाने, उस टाइप का बेटा. Now the serene atmosphere of the house. Serene का मतलब the peaceful atmosphere of the house. बेटा has been robbed of. Robbed of मतलब taken away. Taken away. The serene atmosphere of the home has been robbed of by harshness between the two. दोनों के बीच में बेटा जो harshness है उसकी वजह से घर का peace खत्म हो गया है. This situation upsets, bothers का मतलब troubles and hurts the father. So father is hurt by this. He is upset, disappointed with it. He wants to rediscover the joy of a family,
द होम ही न्यू का मतलब द जॉय ऑफ द फैमिली, वो घर में जो एटमॉस्फेयर हुआ करता था वो वाला एटमॉस्फेयर वो चाह रहा है। आगे बेटा हम पढ़ते हैं इसमें द फॉरगिविंग फादर। हाँ बेटा बोले आप। मैम प्लीज रिपीट द मीनिंग ऑफ ड्रॉप्ड ऑफ। द मीनिंग ऑफ कौन सा वर्ड मानने? मैम रॉब्ड ऑफ। हाँ, रॉब्ड ऑफ मतलब टेकन अवे, फोर्सफुली टेकन अवे, छिन गया है मतलब घर की सुख शांति और प्यार। ओके मैम। और बेटा फिर हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं और वो आ जाएगा बेटा हमारा द फॉरगिविंग फादर। तो माफ करने को तैयार है फादर, प्रेफर्स टू रीयूनाइट विद हिज सन इवन इफ ही इज बिब्लिकल सन। बिब्लिकल सन वो बाइबल में जो कहानी आ रही है प्रोडिगल बेटे वाली, वो वाली एल्यूजन यूज हुआ है। Instead of going out and making and controlling his own world, it would be better if he returns home. बाहर जाके अपनी दुनिया बनाए, इससे अच्छा है वो वापस लौट के आ जाए। He would definitely pardon him. और बेटा वो उसे forgive करने को भी तैयार है। I would have him prodigal returning to his father's house. ये पूरी पोएम की लाइन है, इसका मीनिंग देखो लिखा हुआ है। In the Bible, when the recklessly का मतलब केयरलेसली, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बेटा वेस्टफुल। सन रिटर्न, द फादर फॉरगिव हिम हिज अर्लियर सिंस। फादर ने उसके पुराने सारे माफ कर दिए गलत काम। एज रिटर्निंग होम वाज अ साइन ऑफ रिग्रेट, उसका घर वापस आने का मतलब ही था कि वो बच्चा रिग्रेट कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है। Similarly, father is prepared to forgive. ये वापस लौट के आ जाए, मैं इसकी सारी गलतियां माफ कर दूं। Poetic device बेटा allusion यूज हुआ है। Allusion का मतलब alludes to the parable of Bible. Parable क्या होता है? A story with a moral. बेटा as last page and last stanza, as the gap is widening, कम होने के बजाय ये बढ़ता ही चला जा रहा है। The father is wishfully thinking that since they live in same house, they must have emotions and feelings for each other. Globe symbolizes the feeling and emotions, and land symbolizes the. On the one hand, father deeply desires to repair the broken relationships, and perhaps on the other hand, son also wishes the same. तो आपसे पूछेंगे बेटा चाहता है कि नहीं? बेटा भी चाहता है। But it is an irony that in spite of forgiving attitude, they end up at further alienation. Alienation मतलब strangers. इतना करने के बाद भी, सारी गलतियां माफ करने के बाद, इतना लविंग एटीट्यूड होते हुए भी दोनों स्ट्रेंजर्स हैं in the relationship. Unfortunately, lack of understanding and feeling of self-pity infuriates them. और बेटा वो वाली लाइन थी ना, एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, ये उस लाइन का मतलब है। तो सेल्फ पिटी, उस दुख की वजह से इंफ्यूरियर्स मतलब एंगर आ रहा है। Thus, the end of the poem exposes the father's utter failure. Utter failure मतलब complete failure of the father and helplessness. The grief along with disappointment make the poet angry with himself and his son. तो एंगर का रीजन ये है बेटा, एक तो दुख और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से गुस्सा आ रहा है क्योंकि अपनी हेल्पलेसनेस नजर आ रही है। We each put out an empty hand. They long का मतलब they desire to forgive and forget the past and start afresh, but all in vain. Vain मतलब useless. सब कुछ useless. ठीक है। बुक पे तो बेटा इतने क्वेश्चंस भी नहीं दिए हुए हैं, पर जितने दिए हुए हैं उसके आंसर्स तो हमारे खूब आराम से अच्छी तरीके से हो ही रहे। बाकी मैं सच बेटा कोई बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करवा नहीं रही हूँ, पूरे नोट्स तुम्हारे पास है। कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन, अच्छी तरीके से आप उसको लिख लो, ठीक है। और बेटा बाकी होगा तो मैं प्रैक्टिस के लिए अभी हमारी क्लास तो यहाँ पर जो है वो ओवर होती है।